बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो लोकल गवर्नमेंट और एजुकेशन दोनों पे हम बात करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट्स हमारी फॉर्म हो चुकी हैं प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली होती है जिसमें लोगों के मसाइल हल होते हैं, उस पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं। सुना है कि उसकी दोबारा से जो है ना एक बिल बनाया जा रहा है, उसकी कोई रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। दुनिया भर में जो लोगों के मसाइल हैं वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हल होते हैं। अभी जो किसानों के भी मसाइल हैं और किसान इस वक्त स्ट्राइक की भी बात हो रही है, बारदाना की बात हो रही है, तो उसमें भी जो मेन इशू मेरे हिसाब से वो यही है कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं तो लोकल लेवल पे ये सारे मसाइल हल हो जाते। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब को खुश आमदीद कहते हैं, जो चेयरमैन केतास हैं और फार्मर चेयरमैन है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के, बल्कि फाउंडर चेयरमैन है। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस डेमोग्राफिक एनालिसिस का बहुत ज़्यादा और लोकल गवर्नमेंट इनका एक्सपर्ट एरिया। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, अब फेडरल लेवल पे भी हुकूमत बन गई हुई है, प्रोविंशियल भी बन गई हुई है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की अभी कहीं भी बात नहीं नज़र आ रही। आप इस बारे में क्या? दरअसल लोकल गवर्नमेंट के चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए हौसले की बात है जी। हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोग बैठे हुए हैं वो अपने अथॉरिटी पावर को शेयर नहीं करना चाहते। जब लोकल गवर्नमेंट बन जाती है लीगली जी, तो बहुत सी अथॉरिटीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है। यही मेरे ख्याल इंटेंशन थी 18 अमेंडमेंट की भी जी, कि फेडरल से जाए लोकल, प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल जाए लोकल में। लेकिन वो एक तो वहाँ से तो हो गई है फेडरल से, वहाँ से भी कुछ चीज़ें भी रह गई हैं फेडरल में जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल से लोकल अभी तक पहुँची नहीं। एक दफ़ा पहुँची थी, ज़बरदस्ती कराई गई थी उस ज़माने में, हो गई थी, तो उन्हें वापस दोबारा ले आए पुराने ज़माने, पुराने फैशन पे। वो प्रवेश मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये दुनिया में, ख़ासकर अमेरिका में, कि वहाँ लोकल काउंसिल जो होती हैं वो बेसिकली ग्रुप होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे इंग्लैंड में भी है, कि वो सारे मसाइल उस इलाके के हल करते हैं। मैंने ये भी पाकिस्तान में पहले पंचायत होती थी, पंचायत तो थी ना एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। बिल्कुल। अब लोकल गवर्नमेंट आज के ज़माने में इज़ मोर देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इस डेवलपमेंट की बात है, कंस्ट्रक्शन की बात है। मतलब अगर आप पूरे विलेज को ठीक करना है, वहीं के लोग मिलकर वो मिलकर काम करें, वो सड़कें बनाएं, उन्हीं में से बजाय हम लेबर लेके जाएं लाहौर से सड़कें बना रहे हैं चीचावती में, तो वो बात नहीं बनती। और इसी तरह स्कूल लोकल मैन पावर यूज़ हो जाएगी। स्कूल सिस्टम भी ऐसा ही है कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अपने स्कूल में पढ़ रही हैं, हमारे पढ़ाने वाले भी वहीं के हों, तो जो आना चाहते हैं वहाँ के रह जाए। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात जो होती है कम हो जाती है। ज़रूर होंगे लोग और जगह से ला सकते हैं, स्पेशलिस्ट अखबार नहीं मिलते आपको तो और जगह से ला सकते हैं, लेकिन इसकी सारी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपॉइंटमेंट सारी वो लोकल गवर्नमेंट ही करेगी। तो मेरे ख्याल अगर ये हो जाता है तो बहुत से हमारे मसाइल जो है ना कम्युनिटी के हल हो सकते हैं और कॉस्ट भी बढ़ सकती है, टाइम बढ़ सकता है। लेकिन इसमें अथॉरिटी जो है ना उसको शेयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, उसके हेड बैठे हुए, उनको शेयर करना पड़ेगा। उनके लिए फ़ायदा है, उनका काम रह जाएगा पॉलिसी मेकिंग, ओवरसाइट करना, रेगुलेशन करना, ना कि डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। अब तो लगे रहते हैं डे ट्रांसफ़र पोस्ट में लगे रहते हैं, 80% टाइम उनका खर्च होता है ट्रांसफ़र पोस्ट। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये कि उसको दे दें, वहाँ रहेगा वही सेक्रेटरी रहेगा, वो बनेंगे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और क्वालिटी एश्योरेंस करवाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ हो जाएगी अगर लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। फिर एक दूसरी बात ये है कि हमारी फ्यूचर की लीडरशिप में तैयार हो जाएगी, ट्रेनिंग इनकी हो जाएगी लोकल गवर्नमेंट से, वहाँ ट्रेन होकर फिर प्रोविंशियल में आएंगे, प्रोविंशियल से फिर आगे जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, कल ही तो आपकी जो मेन लीडरशिप है वो लोकल गवर्नमेंट से उठ के आती रही है। कल ही की बात, बड़ी खुशी की बात है, कल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरे स्कूल्स में स्टूडेंट के इलेक्शन करवा दी और उनको टारगेट दिया गया कि आप वहाँ अपने अपने स्कूल में डिबेट करवाएं, डिस्कशंस करवाएं, कैंपेन चलाएं एनवायरनमेंट के लिए, वाटर के लिए, जो इश्यूज़ हमारे हैं, और वो फिर
इस तरह उनकी अपनी लीडरशिप भी तैयार कर रहे हैं बिल्कुल। और उनकी इंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट कर दें ताकि उन लोग बाहर निकल के नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी में शामिल हो जाए। इससे बेहतर डेवलपमेंट एक्टिविटी करें, एकेडमिक एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स की चैनल करें, स्पोर्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाएं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। तो ये बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है, बहुत इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पिछले दिनों हॉकी टीम की परफॉर्मेंस दोबारा से अच्छी हुई है। इसका भी मैं प्रीवियस एनालिसिस जब करता हूँ तो स्कूल लेवल पे जब हमारी हॉकी होती थी तो हमारे वहीं से फिर प्लेयर कॉलेज लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी और फिर नेशनल लेवल पे आते थे। तकरीबन हर किस्म की बिगिनिंग वहीं से होती है, बिल्कुल, चाहे वो सिविक सेंस हो, चाहे पॉलिटिकल सेंस हो, स्पोर्ट्स का सेंस हो, डिबेट का हो, लिटरेचर का हो, यू नेम इट, वो शुरू होती है उसी को। वही लोग जब ऑर्गेनाइज करेंगे, बिल्कुल, सोसाइटीज क्लब बनाएंगे तो आगे जाके फिर उसको तो उनको आगे जाके बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि वहाँ शुरू अब अच्छा हो गया, अब शुरू हो गया स्कूल में, तब ज़रूर होगा कॉलेज में भी शुरू हो जाएगा ये, बिल्कुल, ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट करेगी इसको। प्राइवेट में तो होता है और कुछ कॉलेज में हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो शुरू से हिस्ट्री उनकी है, म्यूजिक सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी और ट्रेवलिंग सोसाइटी, बड़ी उनके पास सोसाइटी बहुत सी बनी, 20 के करीब है। बिल्कुल। हमारे सुप्रीम यूनिवर्सिटी में 20-25 है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त तो पंजाब ग्रुप लीड कर रहा है वैसे। हाँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, प्रीवियसली मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो उस वक्त 3 के दरमियान कंपटीशन होता था, यूईटी, जीसी और पंजाब यूनिवर्सिटी। इन तीनों का आपस में कंपटीशन चल रहा होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास स्पोर्ट्स ज़्यादा थे ना, लोग ज़्यादा, नंबर ज़्यादा था और सारे कॉलेज उनके साथ होते थे, बिल्कुल, वो भी टीम बन जाती। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो स्पोर्ट्स का कोटा था ना, जी जी, उस पे एडमिशन होते थे। जीसी में भी स्पोर्ट्स का कोटा था, उस पे एडमिशन होते थे। तकरीबन हर पब्लिक सेक्टर में है। बिल्कुल, यूईटी में नहीं था। अच्छा अच्छा, यूईटी में मेरिट पे ही आते थे, लेकिन वहाँ पे वो स्पोर्ट्स जो करते थे वो ऑटोमेटिकली वो फिर वो परफॉर्म करते थे, नेशनल टीम में भी जाते हैं। नहीं ये बहुत अच्छा उन्होंने किया कि बहुत खुशी की बात है, बड़ा आराम से इलेक्शन भी हो भी गए। बिल्कुल, और लड़के लड़कियाँ सेलेक्ट भी हो गई। अच्छा एक्टिविटीज़, पहले स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवा रहे हो तो उसमें शामिल हो जाएंगे सारे, पार्टिसिपेट भी करें और ऑर्गेनाइज भी करें। तो बड़ा अच्छा मूव स्कूल एजुकेशन, एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इस लेवल पे जो है ना स्टूडेंट्स की। और कॉलेज लेवल रह गए, बल्कि लास्ट एचईसी की मीटिंग में भी जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उन पे भी बात हो रही थी कि उनमें अपॉइंटमेंट की अभी तक एचईडी के पास है, पीएचईसी के पास नहीं है। तो उस वजह से जो है ना, जो उनके डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी पीएचईसी नहीं कर पा रहा। खैर ये जो फैसला ये हो गया था कि डिग्री कॉलेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा एसोसिएट डिग्री कॉलेजेस। एसेंशियली उन्होंने ये किया कि जो डिग्री 2 साल की थी, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसको उन्होंने एसोसिएट डिग्री कर दिया। एडीपी साइंस, एडीपी आर्ट्स। लेकिन जो मकसद जिसमें मैंने शुरू किया था ज़माने में, चेयरपर्सन था पंजाब कमीशन का, कि भाई आप उसमें वो सब्जेक्ट लाएं जो मार्केट ओरिएंटेड हों। अगर वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जो पहले पढ़ाते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो बात नहीं बनेगी। बात लेकर आए जो आज के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की हैं, तो वो अभी तक हुआ नहीं। उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए होंगे, टीचर को रिप्लेस करना पड़ेगा, नए टीचर लाने पड़ेंगे, उसके लिए बजटिंग भी आपको देनी पड़ेगी उसको, और कुछ में इक्विपमेंट भी लाना पड़ेगा, लैब बनानी पड़ेंगी। उसके बगैर एसोसिएट डिग्री इन रेलेवेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं चल सकती। आप तो एसोसिएट डिग्री की बात कर रहे हैं ना, 2004 में एचईसी में एक मीटिंग थी और वाइस चांसलर्स मीटिंग थी वो, और उस पे उस वक्त डॉक्टर सेल नकवी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था एचईसी का। तो उन्होंने बात की कि जी हमारी कोशिश है कि 2012 तक पूरे पंजाब में जो है ना BS 4 ईयर प्रोग्राम वो हो हर जगह। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि मैंने कहा कि जी सबसे बड़ा जो इशू मुझे नज़र आ रहा है कि क्या 2012 तक, अब तो छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ 3 शहरों को ले लूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद, इन 3 शहरों में आप फैकल्टी पूरी कर पाएंगे? और 2012 तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, अभी तक भी इशू है। अभी भी नहीं। अभी बहुत से पंजाब गवर्नमेंट ने BS 4 साल प्रोग्राम कई कॉलेज में शुरू कर दिए, तकरीबन 100-200 में किया हुआ है, लेकिन टीचर वहाँ पे नहीं है। तो उसकी क्वालिटी क्या? यूनिवर्सिटी लेवल पे इशू है।
तो वो यूनिवर्सिटी वहाँ कैसे आ जाएँ? तो ये मेरा ख्याल है ये ज़्यादती हो रही है डिग्री के साथ। इनको लगना चाहिए कॉलेज में सिर्फ एसोसिएट डिग्री करें। लेकिन दूसरी तरफ 4000 PhDs बेरोजगार हैं। हाँ, वो भी एक है। वो कुछ में उसमें भी कुछ मसले मैंने देखा है। कुछ खास फील्ड में, साइंसेज में ज़्यादा हैं जी, केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें बायो में नहीं। इसकी वजह पता नहीं कि उसमें आसान है या ज़्यादा लोग वहाँ पढ़ते हैं। मैं जब सियालकोट में था तो जब भी एडवर्टाइज करते थे तो इनमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती थी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम वाले थे मेरे पास, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि इन PhDs को PhD कर चुकी है उनको रीट्रेन कर दें, रीएजुकेट कर दें, स्पेशलाइज कोर्सेज दे दें उनको कि आप ये पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी पढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए ना, मैथ वाला, फिजिक्स वाला पढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी, या उनको ट्रेन कर दें। आप फार्मेसी पढ़ाने कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी बेसिकली, केमिस्ट्री वालों को कहते हैं फार्मेसी में आ जाए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ जाए, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग करके वहाँ भेज सकते हैं। और कुछ रूल्स रिलैक्स कर दें कि भाई जो PhD है स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उनको दे दें। बिल्कुल, पर जब फार्मेसी मुझे PhD ढूंढना पड़ता है फार्मेसी में, वो मिलते नहीं। केमिस्ट्री में मौजूद है, केमिस्ट्री के PhD को लेकर उसको फार्मेसी की ट्रेनिंग दे दें एक सेमेस्टर के, वो पढ़ा देगा। बेसिक तो उसके पास फाउंडेशन तो मौजूद है केमिस्ट्री की। और शेयर्ड लैब का भी कंसेप्ट है, वो बात लग गया कि काउंसल्स हमारी अभी तक उसको यूज़ नहीं करते। हमारे पास हमारी मीटिंग हो रही थी गवर्नर हाउस में, एक साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, पाशाह साहब ने सजेस्ट किया, आपने बनाए ना ऑरिक बनाए, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ऑरिक बनाओ, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के पास कैपेसिटी नहीं है कमर्शलाइजेशन की। तो बेहतर है कि आप कुछ रीजनल ऑरिक्स बनाएं और लैब भी लेकर आएँ, लैब बना दें, इस्टेब्लिश कर लें, स्टाफ भी लें, फिर वहाँ ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजें, वो डूएबल ज़्यादा है। वो रिक्वायरमेंट अगर हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, बंदा भी, स्टाफ भी नहीं उनके पास, ट्रेन लोग नहीं मिलते, और उनके पास इंडस्ट्री भी नहीं है लिंक कर। हमने सबको ऑर्डर कर दिया और एक्स बनाए, हमने पहले पायलटिंग क्यों नहीं की? अगर हम पायलटिंग कर लेते कि 4-5 जगह बना के वहाँ उनको सक्सेसफुल मॉडल में कन्वर्ट करते और फिर उसको रेप्लिकेट करते जाते। लेकिन और एक तो उन्होंने शुरू में पायलट शुरू में अपने पैसे देते थे चीज़ वाले कि हमारे पैसे लो, स्टैब्लिश करो, लेकिन उसकी उन्होंने एनालिसिस नहीं की, इसको एक्सपैंड करते बिफोर रिव्यूइंग इट। एनालिसिस के बाद असल तो पायलटिंग का फायदा ही था। वो अगर एनालिसिस नहीं किया देखा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, उसलिए डिक्लेयर करिए कि एजुकेशन वाले कॉलेज वाले नहीं बात करते, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी नहीं बात करते, ये इनमें कम्युनिकेशन ही नहीं है। बिल्कुल, कहते पहले बैठ जाओ, इन सारे डिफरेंस को दूर करो, जो मसाइल स्कूल में उसको भी ठीक करो, अलग अलग कमीशन ही बने, एक ही बनेगा, ग्रुप एक ही बनेंगे, इन सबको एक साथ देखा जाएगा, जैसे होलिस्टिकली एजुकेशन के मसाइल क्या है। मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के जो मसाइल हैं, ठीक है स्कूल में आते हैं वो, लेकिन उसमें हाई स्कूल वाले भी आ जाते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी आ जाते हैं, कुछ इनके इम्तिहान ले रहे हैं ना मैट्रिक में, वो बोर्ड सारे हाई स्कूल हायर एजुकेशन के पास है। बिल्कुल, और बाकी सारी चीज़ें लोअर के पास है। इस पे हम ख़ास तौर पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये इशू काफ़ी सीरियस इशू है और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया और आप मौजूद रहिएगा, हम यहीं से। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही थी, उसमें ओवरऑल पंजाब का मैंने एक एनालिसिस किया था नंबर ऑफ़ स्कूल्स का, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर जो ये सामने आई कि 85% सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स हैं। और आउट ऑफ स्कूल और नहीं, स्कूल्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के, उनमें से 85% प्राइमरी स्कूल्स हैं। ओहो, 15% हैं वो मिडिल और हायर वाले। अब ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट रेट कितना हो गया? तो इसका मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी तादाद में प्राइमरी है। एक्चुअल जो मैंने स्टडी किया है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को, अगर उसको आप डिकम्पोज करें, एनालाइज करें कौन लोग हैं, तो पता ही लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर दोज हु आर ड्रॉप्ड आउट, गए थे स्कूल, वो ड्रॉप आउट हो गए। बिल्कुल, ड्रॉप। तो उसमें से फिर जब बाकी वो लोग हैं जिनके गांव में या मोहल्ले में स्कूल ही नहीं है, बिल्कुल, तो माँ बाप ने कोशिश की कैसे उनको भेजे, कैसे, तो नहीं भेज सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो फिर मजबूरन वो बच्चे
रह गए स्कूल से, तो कुछ लोगों ने प्राइवेट पढ़ाना शुरू किया, कुछ मदरसे में चले गए, कुछ रह गए जो काम करने लगे। अब इसको हल करने के लिए खाली स्कूल खोलना नहीं है, इसके लिए पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो बच्चे 10 साल के हो गए हैं, 8 साल के हो गए हैं, 11 साल के हो गए, 12 साल के, वो बच्चे अब कैसे वापस जाएंगे स्कूल? उसके लिए मैंने जो स्टडी की, रिसर्च की, सर्वे किया, लिटरेचर ढूंढा है, तो मुझे मिले एक प्रोजेक्ट मिला है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिला है अफ्रीका से। उसका नाम है द स्पीड स्कूलिंग। अब वो बच्चों को सिर्फ आपके आज के ज़माने के लिहाज से दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट एंड कैलकुलेट। तो 1 साल के अंदर आप वो पूरा सिस्टम पढ़ा सकते हैं रीडिंग राइटिंग का, उनको कुछ और नहीं पढ़ना है, तो रीड एंड राइट एंड काउंट। 1 साल में एक कमरे में रहकर एक टीचर उसको 25-30 की क्लास होगी, सिर्फ ये पढ़ाएगा। लेकिन इस स्टेज पे पहुंचने के लिए पहले सर्वे करना पड़ेगा, ये बच्चे कौन हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं, ये अब तक क्या करते रहे, उनको वो इनकम से जब निकलवाएंगे उनको स्कूलों से, वर्क प्लेसेस से, तो उनके माँ बाप कहेंगे हमारी इनकम ख़त्म हो गई। तो एक पूरा पैकेज बनाना पड़ेगा, इनको सस्टेन करना, नहीं भाग जाएंगे। तो लिहाजा आपको पैकेज बनाना पड़ेगा, पेरेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व करते हैं, उनको कंपनसेट कैसे करेंगे, या उनको इंगेज करें किसी काम में ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, खुद ही अर्न कर सके अपने काम से। तो ऐसी स्कीम छोड़नी पड़ेगी, इसकी सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। मामला बहुत गंभीर हो गया और ये गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल होता है। अब आई वो दूसरी तरफ बात आई कि स्कूलों की जो रेगुलर स्कूल चल रहे हैं, तो वहाँ का सिलेबस करिकुलम क्या होगा? जब ये बदल जाएगा वो भी उसको देख के वो बदल जाएंगे। हमारा प्रोग्राम, मेरा जो प्रपोजल ये है कि पहले 1 साल में आप ये करें रीडिंग राइटिंग, उसके बाद जो लड़कियाँ पढ़ जाएंगी उनको लेकर डिजिटल स्किल में ले आए, ताकि वहाँ बैठकर वो फिर वो जैसे उस दिन अल्लाह वाला साहब आए थे, वो उनका मॉडल फॉलो करें कि डिजिटल स्किल को सिखा दें। Once you're able to read and write and calculate, you can learn the digital skills very fast. वो हो जाएंगे तो फिर आपके पास उसके बाद देखा जाएगा whether they want to go for a degree college or they want to continue working in the digital professions. ये दो हम करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नंबर बहुत बड़ा है, इतने आसानी से पूरा कवर नहीं हो सकता, लेकिन एक सिस्टमेटिक अंदाज से स्टडी करेंगे और सिस्टम डेवलप करेंगे तो शायद ये जल्दी से हल हो सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं आप, लेकिन पहले कुछ पायलट करने पड़ेंगे कि किस तरह पेरेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, इन बच्चों के साथ आप क्या कर सकते हैं जिनको आदत पड़ गई इनकम करने की, कमाने की आदत पड़ गई, उनको कैसे रोज़ करते। तो इसको बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकल सोल्यूशन। व्हाइल यू आर डूइंग देम रीडिंग राइटिंग स्किल, तो कुछ उनको काम देना पड़ेगा ताकि उनको दोनों काम, ये तो बिल्कुल जो फ्रेश है ना, जो बिल्कुल बच्चे स्कूल एज के हैं, प्राइमरी स्कूल, उनकी तो अलग चीज़ है, उनके लिए भेज सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए वो तो आसान है कि उनके पास अभी कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उम्र उसकी 10 साल 8 साल की होगी, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। पेरेंट्स के लिए उसके दोनों की मुश्किल है। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अभी डाटा आपके साथ शेयर किया है, ये मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है कि गवर्नमेंट में तो 85% प्राइमरी स्कूल्स हैं, 15% जो है ना वो सेकेंडरी एंड हायर स्कूल्स हैं। ये डेटा आपके कहाँ से कितने पुराना है? ये ओवरऑल पूरे पंजाब का जो है ना, पंजाब स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो पब्लिश करता है ना, अच्छा, उसको आप देख लें तो आपको पता चल जाता है। ठीक। उसमें भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी लॉजिक बिहाइंड क्या थी कि प्राइमरी स्कूल्स क्यों इतने बने, तो वो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी के अच्छा पॉलिटिशियंस ने बनवाए ज़्यादा था, तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए बनवाए। अगर 85% प्राइमरी स्कूल है तो आउट स्कूल बच्चे भी कहाँ से आ रहे हैं? उसका मतलब ये आर्गुमेंट ये है ना कि कुछ गांव में स्कूल नहीं है, बिल्कुल, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर 85% प्राइमरी स्कूल है, मगर लोकेशन की बात होगी, कहाँ पर लोकेट, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है, लेकिन वो ये नहीं कि हर विलेज एक्सेस पे नहीं है, एक्सेस पे नहीं। लेकिन अब जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर आया इसमें, इस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो कोरोना से पहले आपके जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे वो 5 मिलियन थे, 50 लाख। कोरोना के बाद ये बढ़ के तादाद 27 और 30 मिलियन होगी। उसकी रीज़न जो मेरे हिसाब से बनी थी ना, वो ये थी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल्स थे वो मोस्टली रेंटेड बिल्डिंग में थे। कोरोना में वो बंद करना पड़ा उनको, क्योंकि
बच्चे स्कूल फीस नहीं दे रहे थे और उनको वो रेंट देना और वो प्रॉब्लम आया। इवन लाहौर में काफ़ी सारे स्कूल बंद हुए थे। तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो तादाद बढ़ी है वो उसके बाद कोरोना के बाद बढ़ी। और एक मेरा ख्याल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो था, होपफुली अब वो नहीं कर रहे, मैंने सुना बंद कर दिया उन्होंने, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन बना था। वो प्राइमरी का इम्तिहान लेते थे और मिडिल का लेते थे, 8वीं का और 5वीं का। बिल्कुल, 5वीं और 8वीं, और उनको लेके फेल करते थे तो बेचारे घर आ जाते। बिल्कुल, तो वो भी आउट ऑफ स्कूल बन गए ना अब। तो वो जो अब सुना है कि अब फेल नहीं कर रहे, इम्तिहान ले रहे हैं उनके, फेल नहीं कर रहे टिल द मैट्रिक। होना भी चाहिए, मैट्रिक में फेल हो जाए तो और बात है, जब तक उनको हेल्प करो, मदद करो। अगर वो कमज़ोर है। अच्छा, पहले ये जो 5वीं क्लास की बात आपने की ना, जब हम स्टूडेंट थे तो 5वीं क्लास में एग्ज़ाम होता था, लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट का, तमाम स्टूडेंट का नहीं लिया जाता था। और उन सिलेक्टेड, लेकिन उनको फेल के घर तो नहीं भेजते, फेल तो नहीं करते ना। वो सिलेक्टेड स्टूडेंट यही वो जाते थे कि जिनका पता था कि ये पास हो जाएंगे। और वहाँ टीचर्स का उस वक़्त गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन ये होता था कि स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा कौन लेता है। मैं उस वक़्त 5वीं क्लास मैंने शेखुपुरा से की थी, तो मैंने शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो वो उस टाइम पे टीचर्स के बिटवीन ये कंपटीशन चलता था और टीचर्स ऑटोमेटिकली वही स्टूडेंट्स को उस क्लास में सिलेक्ट करते थे जिनका उनको पता होता था कि ये पोजीशंस ले लेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मेरे टीचर के हम 25 थे और 25 के 25 ने स्कॉलरशिप लिया था। मेरी फीलिंग ये है कि जो फेलियर का रेट है ना बहुत ज़्यादा मैट्रिक में, इंटरमीडिएट, इसलिए भी है कि हमारे टीचर जिम्मेदार हैं जिसके, वो उनको पूरा तवज्जो लेते नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इम्तिहान वो लेते नहीं है, इम्तिहान को और ले रहा है, बिल्कुल, पास को और कर रहा है। तो उनके होना चाहिए उनके वो जिम्मेदारी ले, बिल्कुल, टिल द मैट्रिक को जिम्मेदारी ले। फिर मैट्रिक तक उनकी तैयारी करवाए, उनकी एक प्राइड होना चाहिए, मेरी क्लास जा रही है मैट्रिक तक। वो बीच में फारग हो जाते हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं रहती उसकी। तो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि इंसेंटिव डिसइंसेंटिव टीचर्स की हों, टिल द इम्तिहान जो सेंट्रलाइज होते हैं मैट्रिक के वो करें। अच्छा, मैट्रिक के सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन के भी बड़े सारे इश्यूज हैं। हाँ, क्वालिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग सबसे बड़ा इशू। अब जो नया आपने सुना होगा, नया फैसला हुआ है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पूरे पंजाब में एक ही बोर्ड होगा, लाहौर में बोर्ड होंगे, इम्तिहान ये बनाएंगे, यही कंडक्ट यही लेंगे, वहाँ फैसिलिटेट वो करेंगे, लेकिन 7-8 पेपर नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा सारे। मेरे हिसाब से पेपर इशू नहीं, इशू जो है मार्किंग है। लेकिन पहले ये हुआ था कि रीज़न दे वांटेड टू हैव सेपरेट बोर्ड्स कि जिस सदर्न पंजाब में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका जो जनरल नॉलेज है या दूसरी हैबिट्स है वो लाहौर से कम है, बिल्कुल, तो वो लाहौर का पेपर कैसे वहाँ सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, ऐसा हमें अपना पेपर बना दिया था, इस बेस पे बनाया गया था सेपरेट बोर्ड। फिर सेंट्रलाइज एक ही होगा, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो एवरीबॉडी हैज टू प्रिपेयर इट। देखने तो अच्छा लगता है ये बात, बिल्कुल। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे कराई जाएगी और पेपर कंडक्ट कैसे करवाया जाएगा। अगर लाहौर से पेपर बन के जाता है तो डीजी खान तक जब पहुँचेगा तो ये कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सीक्रेसी उसकी कैसे, क्योंकि अभी जो हमारा पेस मॉडल उसका ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का है कि वो बोर्ड एक पेपर बनाते हैं अपने पास और साइमल्टेनियसली भेजते हैं सारे सेंटर्स में थ्रू देयर व्हीकल्स। कभी कभी रात को पहुंचा देते हैं, अपने सेफ में रख देते हैं, स्पॉट के खोलते हैं, कभी उसी दिन पहुंचाते हैं जिस दिन इम्तिहान होता है। वो तो डूएबल है, लिमिटेड कॉलेज है, लेकिन पूरे सिस्टम को, स्कूल सिस्टम को कि एक ही वक्त में आप इम्तिहान सब जगह पहुँचा दें, राजनपुर, फार फ्लंग एरियाज जो हैं, तो इसका भी ये अभी ऐलान तो हो गया, अब देखते हैं किसका कैसे। लेकिन डूएबल लगता नहीं मुझे, मुश्किलात रखते हैं। आइडिया अच्छा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको पहले तैयारी करनी चाहिए थी। उनका जो आर्ग्यूमेंट है राजनपुर वालों का, आपका सिलेबस तो वही है, लेकिन पढ़ाने में हमारे यहाँ और आपके यहाँ फ़र्क है, स्टूडेंट पॉपुलेशन की क्वालिटी में फ़र्क है, अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। तो अगर पेपर वो बनाएंगे लाहौर वाला तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आर्ग्यूमेंट बनता है अलग से बोर्ड बना दें। तो लॉजिक तो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अदरवाइज, लेकिन वो कहता है ये या तो उसको एक और क्वालिफाइंग इम्तिहान बना दे जो पहले बनाया जाता था।
लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी तेज़ी से रिफॉर्म आ रहे हैं पंजाब में, देखें इसके कहाँ जाते हैं ये रिफॉर्म आ चुकी बिल्कुल है। आपने ठीक कहा। मेरा अभी तक मार्किंग वाला इशू मेरे हिसाब से वहीं का वहीं है कि क्या हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि पेपर्स को मार्क कैसे करना है और उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है। वो कैसे मार्किंग कर रहे हैं, उस पर कोई नहीं चेक करता। नहीं, वही इसीलिए मैं इस पे बात ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इससे स्टूडेंट्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मैंने मार्क किया है तो मैंने क्वालिटी के हिसाब से मार्क कर दिया है, मेरे साथ एक और बैठा हुआ है, उसने देखना है कि जी मुझे पर पेपर फॉर एग्जांपल 100 रुपया मिलना है, मैं एक दिन में अगर 1000 पेपर चेक कर लूँगा तो मेरे पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। अब जब उसने 1000 पेपर चेक करना है तो वो क्वालिटी पे चेक ही नहीं कर सकता। हाँ, उसने फिक्टिशियस मेरे हिसाब से नंबर अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी है। इस तरह से है कि आप उनको टेक्नोलॉजी में लाएं, बिल्कुल, तो शुड कम टू ए कंप्यूटर रूम, वहाँ बैठ के इम्तिहान दें, हर एक का पेपर अलग अलग बने। आजकल ये होता है ना, परम्यूटेशन से बना सकते हैं। आप मेरे साथ बैठे हैं, आपके पेपर और होगा, मेरा और होगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की हुई है। तो उसका सोल्यूशन यही है, इसका सोल्यूशन यही है। तो सारे ह्यूमन एरर्स में से कम हो जाएंगे, बायसेस भी निकल जाएंगे। मैंने यूसीपी जब ज्वाइन की थी तो ज्वाइन करते ही सबसे पहला टास्क मेरे पास ये नज़र आया, एडमिशन टेस्ट हुआ था। नेक्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए मैंने उसी वक्त आईटी वालों को टास्क दे दिया कि मुझे ऑटोमेटिक चाहिए। अच्छा अच्छा, लैब में होगा, मैनुअल टेस्ट नहीं होगा। और उसकी पायलटिंग की, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कर लिया कि सिमिलर इर्द गिर्द जो बैठे हुए उनको सेम क्वेश्चन ना आए। और उसके बाद हमने एडमिशन टेस्ट लिया तो सक्सेसफुल रहा। उसे तो यह भी देर, तो क्या अभी ख़त्म क्यों हो गया फिर वो अभी चल रहा हो? पता नहीं, मेरा ख्याल है आगे नहीं चलाया गया। हमारी मुश्किल है कि अच्छे अच्छे आइडिया शुरू होते हैं, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती, बिल्कुल, फॉलोअप नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होती, फिर नया आया फिर आ जाती है। जब तक कोई चीज़ कंटिन्यूस बेस पे ना की जाए, स्टेबल ना आ जाए, तो सिस्टम चल नहीं सकते। हर 2-3 साल के बाद बदल जाते हैं। मैंने स्पार्को में भी उनका सिलेक्शन का टेस्ट बनाए थे। अच्छा, और उसमें भी यही एक्सपेरिमेंटेशन की थी, लेकिन उस वक्त इशू ये था कि जितने कैंडिडेट थे कंप्यूटर नहीं थे, तो वो इशू बन गया था। हमारा मसला ये है कि अभी हम बात कर रहे थे किसी से हमें आने से पहले, अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आजकल दुनिया ऑनलाइन जा रही है, बिल्कुल, दुनिया भर में ये हो रहा है, लेकिन सक्सेसफुल उस वक्त होगा जब पूरे मुल्क में आपके 5G का सिस्टम पूरा बन जाए, बिल्कुल, और सारे जगह टावर बन जाए, हर एक को एक्सेस मिल जाए, तब तो बात बन सकती है। अगर एक्सेस नहीं देंगे, पावरफुल एक्सेस नहीं होगा, फास्ट एक्सेस नहीं होगी, तो ऑनलाइन प्रोग्राम को चलाना सक्सेसफुली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जैसे ये टॉफल, GRE, GMAT, SAT वगैरह के टेस्ट हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, ऑनलाइन है। नहीं, वही जगह हो सकते हैं, लेकिन वाला जो कनेक्टिविटी जो हमारा प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल, उसको ठीक करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी मेजर इशू, उसको, ताकि जो और हर वो इलाके में टावर बनाए जाएंगे। अब मैंने एक दफ़ा कहा था कि आप टेलीकॉम कंपनी से बात करें, तो वेरी देन हैप्पी टू मेक ए टावर, ऑफिस बिल्डिंग, बिल्कुल, लोग आए, पेपर बिल भी पे करें, टेस्ट भी ले लें, बैठे, लाइब्रेरी बने वहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर का बेसिकली कंसेप्ट जो है। तो ये अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है इसके लिए आप ऑनलाइन के लिए तैयार हो जाएंगे सारे, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। अब अभी कभी कभी मीटिंग में करता हूँ, अभी मेरी आज मीटिंग थी ऑनलाइन इसमें सुपीरियर में, बोर्ड फैकल्टी की, वो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे आप ऑनलाइन ना क्या करें। मैं कहता होल वर्ल्ड इज गोइंग ऑनलाइन, आप ना क्या करें। आप ये कहें कि अपने नेटवर्किंग सही करें, आपका जो नेट प्रोवाइडर है उससे बात करें कि आपकी क्वालिटी बैंडविड्थ बेहतर करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। लास्ट जो आपने कम्युनिटी सेंटर्स में टावर्स की जो बात की है, वायबल सोल्यूशन है, गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। मेरा ख्याल है करना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आजकल जब सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बिल्कुल इस पर करना चाहिए। उसके बाद बोर्ड के पेपर ऑनलाइन लेना कोई मसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सोल्यूशन मौजूद हैं, उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए बेसिकली, और अगर सिंसियर होकर गवर्नमेंट इस पे काम करे तो तमाम मसाइल का हल हो सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।